जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज टेंथ क्लास बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के मोस्ट वीवीआई को साइंस का क्वेश्चन है जो आपके 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। हमने पार्ट वन वीडियो आपके फोकस ओनली बोर्ड चैनल पे अपलोडेड है और इस वीडियो का जो लिंक है, पार्ट वन वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप जाइए और पार्ट वन वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को भी देखिए ताकि क्या हो, आपके साइंस का हर एक क्वेश्चन आपको पकड़ाए और 100 क्या बोलते हैं 80/80 नंबर ला सके आप। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं पार्ट टू वीडियो को शुरू करते हैं, जिसे आप अच्छे से देखिए, समझिए। और इसकी जो होती है, इसका पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। उसे डाउनलोड करके आप चाहे तो उसे प्रिंट करवा सकते हैं और या उसे लिख कर आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जो आप इस 15 दिनों के अंदर में अगर ये सब कर लेते हैं तो आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका कि क्या पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बोला है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखे। ठीक है, क्या बोला है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखे। तो क्या लिखेंगे, एक जब भी अंतर पूछा जाता है तो इस कम से कम 2 नंबर वाली पूछी जाती है, तो 2 नंबर वाली पूछी जाएगी तो कम से कम उसमें जो अंतर लिखिएगा 4 लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो बात कर लेते हैं, पहला उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। ठीक है, बात करेंगे पहला उत्तल लेंस की, दूसरा है अवतल लेंस की है। तो बात कर लेते पहला क्या, उत्तल लेंस के बारे में बात कर लेते। इस तरह से टेबल बनाएंगे, टेबल बना के एक साइड लिखेंगे उत्तल लेंस, दूसरा साइड लिखेंगे अवतल लेंस। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं कि यह किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। यानी कहने का मतलब उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी इस तरह से क्या होता है, उत्तल लेंस होता है हमारा लगभग, है ना। इस तरह से किनार में पतला, बीच में क्या होता है, मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं ना। और यह जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, यानी इस तरह से होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से क्या होता है, हमारा अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो जब भी अंतर लिखेंगे इस तरह से सजा के सुंदर से लिखेगा तो आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्या पहला पॉइंट क्या है कि यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ठीक है, उसका देखिए, इसका जो फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। यानी कि इसका मतलब उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। मतलब अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा है कि इसमें बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है और आभासी दोनों हो सकते हैं। यानी उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है आभासी भी बनते हैं और क्या बनते हैं, और वास्तविक भी बनते हैं। लेकिन अवतल लेंस में जो होता है केवल और केवल क्या बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। ठीक है, उसका देखिए, यह जो प्रतिबिंब होता है, यह जो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक है, इसमें जो बना प्रतिबिंब होगा, यह प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है या तो छोटा बनाता है। ठीक है, यह हमेशा क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। यह हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा। तो अवतल लेंस में जो होता है हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह से आप इसको लिख कर उसको याद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। ठीक है, तो देखिए एक साइड है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना। तो देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। बस में रहा है। दूसरी बात है कि इसे पर्दे यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, नहीं उतारा जा सकता है ना। उसके बाद बोला है कि वास्तविक कटान से बनता है, यानी कि यह जो है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो है, आभासी कटान मतलब डॉट लाइन होता है, डॉट लाइन मतलब आभासी कटान से बनता है। ठीक है, उसको देखिए, यह प्रतिबिंब जो होता है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, या तो ये उत्तल लेंस से बनते हैं या अवतल दर्पण में बनता है ना। ये वास्तविक प्रतिबिंब से बनता है, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस से बनता है। और यह प्रतिबिंब जो है, यानी आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, ये समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल लेंस में भी बनता है ना। अवतल लेंस में भी बनता है और उत्तल लेंस में भी बनता है, एक जगह बनता है ना, उत्तल लेंस में भी बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के 4 अंतर हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे इस साल। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, अगला है जो इंपॉर्टेंट है, बोला है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं। क्या बोला है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं। तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह न्यूनतम दूरी जिसे मानव आंख यानी मानव नेत्र जो है साफ साफ देख सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श दृष्टि की हम क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं ना।
वह न्यूनतम दूरी जिसे मानव आंख जो है साफ साफ देख सकता है ना, वह क्या कहलाता है, वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है ना। मतलब समझ में आया कि नहीं, वह न्यूनतम दूरी जिससे मानव नेत्र जो है, मानव का जो आंख है वह स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो क्या कहलाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है ना। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है, 25 सेमी होती है ना, कितनी होती है, 25 सेमी। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, क्या बताएंगे आप, 25 सेमी होता है। इससे जो होता है हम डी से दिखाते हैं, डी से सूचित भी किया जाता है इसको, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी से आप क्या समझते हैं, किससे कहते हैं, क्या है, आंसर यही लिखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं इस साल, है ना। ये दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है कि इस साल आ जाए, है ना, इसलिए इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। एकदम इजी है, अब एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़िए। बोले वह अधिकतम दूरी जिससे मानव नेत्र, है ना, साफ साफ देख सकता है, वह अधिकतम दूरी, है ना, वह अधिकतम दूरी जिससे मानव नेत्र जो होता है साफ साफ देख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की हम क्या कहते हैं, अधिकतम दूरी कहते हैं ना। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, कितनी होती है, अनंत, कितनी होती है, अनंत होती है। इसमें लिख लेंगे कि स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी क्या होता है, अनंत होता है। इस तरह से आप लिख देंगे तो आपको दो नंबर का सवाल आएंगे, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कभी कभी लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं ना। तो शॉर्ट में आएंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और लॉन्ग में आएंगे तो इस सभी का क्या करेंगे, इस सभी का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी शॉर्ट के हिसाब से बता रहे हैं, लॉन्ग के हिसाब से जो है, लॉन्ग के हिसाब से जब लॉन्ग करवाएंगे तो उसको भी दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी शॉर्ट के हिसाब से देखिए, ठीक है। तो देखिए दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं उसे लिखे, है ना। तो बोलेंगे आंखों में चोट लगने, है ना, आंखों में चोट लगने या कई कारणों से क्या होता है, आंख जो होता है रेटिना पे प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है ना। हमारे आंखों में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे, या उसी रेटिना को दूसरा नाम है दृष्टि पटल, है ना। तो दृष्टि पटल, है ना। तो आंखों में चोट लगते हैं या कई कारणों से क्या होता है, आंख जो होता है रेटिना पे जो है प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है, तो जिससे हम क्या कहते हैं, खो देती है, तो जिससे हम क्या दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। यह जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा ज्यादा दूर दर्शिता होता है ना। और एक एक्स्ट्रा होता है जो अबिंदुता होता है, जो दृष्टि दोष के प्रकार में नहीं लिखा गया है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार लिखेंगे ना। अब इसको एक्स्ट्रा चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं लिखते पर चलेगा, पर ये तीनों को लिखेगा ना। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, है ना। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, है ना, इसलिए इसका निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो चलिए हमने पिछले स्लाइड में क्या किया था, हमने पिछले स्लाइड में 5 तरह के क्वेश्चन किए थे, है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उससे आगे जो क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो जो है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के अंदर डाला गया है, उसे जाकर आप देखेंगे जरूर, ठीक है। चलिए और इसको देखिए और इसको समझना है और याद करना है जो आपको 2026 के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, इतना लैंग्वेज इजी लैंग्वेज में लिखा गया है जो आपको आसान लैंग्वेज में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किससे कहते हैं तथा इसका ऐसा मात्रा लिखे। इस तरह से देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो है एकदम नॉर्मल से पूछी जाती है, जिस तरह से पूछा जाता है उसके हिसाब से लिखा गया, ठीक है। तो आइए बोला विद्युत धारा किससे कहते हैं तथा इसका ऐसा मात्रा लिखे। तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या बोल सकते हैं कि परिपथ में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, समझ गए। अर्थात बोल सकते हैं कि I बराबर Q बट्टा T होता है, या बोल सकते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। इस फार्मूला पे छोटी छोटी सवाल जो होती दे देते ना, है ना। उसका Q बराबर जो होता है, Q बराबर क्या Ne होता है, Q बराबर Ne होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है तो पता होगा आपको कि -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा कूलम। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा समय होता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, है ना। उसको देखो विद्युत धारा के बारे में ना, तो पूछा क्या कि विद्युत धारा के बारे में पूछा था। विद्युत धारा का मात्रक है ना, तो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। यही पूछ दिया जाए कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है,
कुलोम्ब। क्या होता है? कुलोम्ब होता है ना, जिसको हम सी से लिखते हैं ना। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलोम्ब। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि विद्युत धारा किससे कहते हैं, तो समझ में आया कि नहीं? यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत धारा में बहती है क्या, तो इलेक्ट्रॉन बहता है। ठीक है, समझ गए? तो परिपथ में, या बोल सकते हैं परिपथ में, यानी विद्युत परिपथ में क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, जिसको आप आसान से याद कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो VVI क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार, है ना। तो ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए, या पूछ देगा ए मीटर किससे कहते हैं, या पूछ देगा वोल्ट मीटर किससे कहते हैं, है ना। तो ए मीटर किससे कहते हैं, तो खाली इस साइड का आंसर लिख देंगे। बोलेगा वोल्ट मीटर किससे कहते हैं, इस साइड से लिख देंगे। कैसे लिखकर दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपसे पूछ दे कि ए मीटर किससे कहते हैं, या इसी को ओम मीटर किससे कहते हैं, बोलेंगे विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हम ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं ना। और लिख देना है इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है 0 होता है ना, और इसका संकेत ये होता है। इस तरह से लिख दीजिए एक साइड का, ए मीटर के बारे में आप लिख दिए ना। इस तरह लिख देंगे तो आपको दोनों में मिल जाएगा। आपसे मान लीजिए पूछ दिया वोल्ट मीटर किससे कहते हैं, तो लिखेंगे परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। और इसे जो होता है परिपथ में किसे पार्श्व क्रम, यानी कि पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपसे पूछा गया वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में, है ना। ए मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, उसको देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। और आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना? 0 होता है। ठीक है, इसका संकेत जो है इस तरह से बनाते हैं, है ना, भी लिख के प्लस माइनस करके बनाते हैं, ये वोल्ट मीटर का संकेत होता है। ठीक है, तो देखिए ए मीटर के बारे में पूछेगा तो इस साइड का लिख दीजिएगा, वोल्ट मीटर के बारे में पूछेगा तो इस तरह से लिख देंगे ना। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए, तो ए मीटर वोल्ट मीटर में अंतर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इस तरह से टेबल बना लेंगे। ठीक है, इस तरह सुंदर से टेबल बनाएंगे, इस तरह से, है ना। टेबल बनाकर और एक पॉइंट के बाय पॉइंट बाय पॉइंट, है ना, उसके बारे में सेम टू सेम लिखते जाना है इस तरह सुंदर में। ठीक है, अच्छे राइटिंग में लिखना है, साफ सुथरा। ठीक है, तो इस साइड ए मीटर लिखना है, दूसरा वोल्ट मीटर लिखना है। जैसे लिखा पहला कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को ए मीटर कहते हैं, इधर लिखा है कि परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। तो पहला पॉइंट सेम बारे बार मतलब एक दूसरे कंपेयर कर रहे हैं ना, अंतर का मतलब कंपेयर करना। ठीक है, दूसरा बोला है कि इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ता है, और इसे परिपथ में जो है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला है कि आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत, है ना। उसका इसका जो संकेत होता है इस तरह से बीच में लिखकर, एक इधर प्लस इधर माइनस होता है, और इसका संकेत इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखे, है ना। VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ना, बोलेगा ओम का नियम लिखिए, है ना। तो ओम का नियम लिखे तो बोलेंगे यदि किसी चालक तार में, है ना, यदि किसी चालक तार में, है ना, तार नहीं ताप में, है ना, यदि किसी चालक के तार में, है ना, यदि किसी चालक में ऐसे होगा, है ना, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, यानी कि क्या हो? टेम्परेचर क्या हो, मतलब नियत हो। क्या हो? नियत हो। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो ओम के नियम का शर्त क्या है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए। और टेम्परेचर क्या होगा? अगर टेम्परेचर अगर घट बढ़ रहा है तो क्या ओम के नियम का पालन नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा है? कंडीशन क्या है कि यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I जो होता है तथा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V जो होता है, V के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात बोल सकते हैं कि V समानुपाती I होता है, अर्थात बोल सकते हैं कि V बराबर IR होता है। जहाँ पे I क्या है? विद्युत धारा है, V क्या है? वोल्ट है ना। यहाँ पे R क्या है? प्रतिरोध है ना। अर्थात R बराबर V बटा I होता है। इस सब जो होता है फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला बेस पे थोड़ी छोटी सवाल पूछ दी जाती है, या डायरेक्ट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में? यहाँ पे बताया था आपको I क्या विद्युत धारा है, Q क्या आवेश है, यहाँ पे T का समय यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ गए? तो ओम का नियम क्या लिख लीजिएगा, तो क्या बताओगे? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I, है ना, अर्थात V बराबर IR, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक लिखे, है ना। प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक लिखे। तो देखो
किसी पदार्थ का वह गुण जो प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, यानी प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, यानी रुकावट पैदा करता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं या विद्युत प्रतिरोध कहते हैं ना। प्रतिरोध का जैसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या है प्रतिरोध, क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है जो प्रवाहित धारा क्या करता है, रुकावट डालता है उसको, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है। इसका संकेत इस तरह से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है, ऐसे लिखिए, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला बोलेंगे तारों की मोटाई पर, यानी तार की मोटाई जितना ज्यादा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा, है ना। और तार की मोटाई अगर जितना पतला रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। उसका देखो तारों की लंबाई पर, तारों की लंबाई जितनी ज्यादा रहेगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है, ज्यादा होता है। लंबाई ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, समझ गए। उसके ताप पर, यानी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो ताप पे भी डिपेंड करता है, समझ गए। उसके पदार्थ की प्रकृति पर, यानी चालक जो है किस पदार्थ का बना है उसकी प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, कुछ चालक का जो प्रतिरोध कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। उसका देखो मोतियाबिंद, अगला क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है, यहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोतियाबिंद क्या है ना। मोतियाबिंद क्या है, तो देखो वृद्धावस्था में, ये जो मोतियाबिंद अक्सर देखने को मिलता है वृद्धावस्था में देखने को मिलता है, यानी बुजुर्ग अवस्था में देखने को मिलता है। कि बुजुर्ग अवस्था में किसी बुजुर्गों में क्या होता है, मानव बुजुर्गों में क्या होता है, उनकी आंखों में क्या होता है, दुधिया छाला पड़ जाता, वो देखिएगा आंखों में दुधिया छाला के रूप में दिखाई देता है ना। जिस कारण से जो आंख से जो होता है ना उससे नहीं दिखाई पड़ती है, जिस कारण से उसको नहीं दिखती है, नहीं दिख पाती, पूरी छाला पड़ जाता है। तो जिस कारण से उस व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता है, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं ना। मोतियाबिंद का जो उपचार के लिए चश्मे का उपयोग हम नहीं कर सकते, है ना। कि मोतियाबिंद के इलाज में क्या होता है, चश्मे का उपयोग नहीं हो सकता है। मोतियाबिंद के लिए क्या होता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, ठीक है। ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है, ये ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद उस आंख से दिखने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं साइंस का, जो आपके सबसे मोस्ट वीवीआई, ठीक है। इस तरह से आप सभी विषय का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं, और इन 15 दिनों के अंदर में टारगेट बनाकर फुल फोकस के साथ आप पढ़ाई कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक। एंड अगले वीडियो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।